नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पिछले सालों में आ चुके हैं। इनको हम आज एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। तो आगे हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। कौन सी डायनेस्टी के राजा थे जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को कर मुक्त गांव दान देने शुरू किए थे? सातवाहना, मौर्य, गुप्ता या चोला? आंसर इज सातवाहना। सातवाहना का टाइम पीरियड, मौर्य का टाइम पीरियड और गुप्ता का टाइम पीरियड, चोला का टाइम पीरियड, इनके टाइम पीरियड भी हम नोटिस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं क्रोनोलॉजी को देखने के लिए। सातवाहना का टाइम पीरियड है 100 BCE। आई होप आप लोगों को BCE पता होगा क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, या फिर BC बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले, BCE। ठीक है, तो 100 BCE से 3rd CE सातवाहना का टाइम पीरियड है। मौर्यस का टाइम पीरियड बिफोर क्राइस्ट ही है, 321 से 185, यानी कि सातवाहना मौर्य के बाद आते हैं। गुप्तास 320 से 550 AD, यानी कि ये मौर्य के बाद सातवाहन आते हैं, उसके बाद गुप्तास आते हैं। AD यानी कि ये क्राइस्ट के बाद आते हैं, मतलब क्राइस्ट के जन्म से हाँ बाद में आते हैं, बिफोर क्राइस्ट पहले, और AD एना डोमिनी यानी कि इन द एरा ऑफ गॉड। ठीक है, चोलास 300 BCE से शुरू हुए थे और 1279 तक इनकी डायनेस्टी चली थी। अमंग्स द लॉन्गेस्ट डायनेस्टीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री चोलास, 1500 साल इन्होंने राज किया था। सातवाहना का मैप में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने राज किया कहाँ पर? आज का जो मध्य महाराष्ट्र आता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आता है, इसलिए पुराणास में इनको आंध्रास भी कहा गया है। फाउंडर सातवाहना के कौन थे? सिमुक। सातवाहना किंग नेम इंस्क्राइब्ड ऑन गेटवे ऑफ सांची स्तूप। ये सांची स्तूप के चारों दिशाओं में चारों गेट है, उनमें से एक गेट पर एक सातवाहना किंग का नाम लिखा हुआ है। वो किसका है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी वो राजा थे सातवाहन डायनेस्टी के जिन्होंने अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। लास्ट रूरल सातवाहना के थे विजय, और वो सातवाहना किंग जिसे लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ कहा जाता था, सतकर्णी। ठीक है, ये भी उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। यवनिका और कर्टेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किन्होंने इंडियन थिएटर में कर्टेन इंट्रोड्यूस किया था, यवनिका इंट्रोड्यूस किया था? यवनिका कर्टेन वो होता है जो हम जब हम शो देखते हैं तो पर्दा गिरता है और पर्दा उठता है, वो वाला कर्टेन। शकास ने इंट्रोड्यूस किया, पार्थियंस ने, ग्रीक्स ने, या कुशनाज ने? ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था। यवनिका एक ग्रीक वर्ड है। ये वर्ड पाणिनि ने अपनी ग्रामर में यवन और यवनानी ये दो वर्ड भी रेफर किए हैं, लेकिन इनका मतलब जो होता है यवन और यवनानी, ग्रीक वुमेन और ग्रीक मैन होता है इनका मतलब। यवनिका एग्जैक्ट ये वर्ड संस्कृत में कहीं भी नहीं मिलता है, और ये वैसे ग्रीक वर्ड है, इसलिए ग्रीक्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड शका एरा विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हिंदी कैलेंडर यूज करती है उसे शका कैलेंडर कहते हैं, शक संवत। वो किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, समुद्रगुप्त या अशोका? किसने किया था? कनिष्क ने। कब किया था? 78 AD से शुरू हुआ था। कुशन डायनेस्टी के एम्परर थे कनिष्क। इन्होंने 78 AD में राजगद्दी संभाली थी, तब से अपना कैलेंडर शुरू किया था। दूसरा, विक्रमादित्य से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि विक्रमादित्य ने कौन सा संवत शुरू किया था? विक्रम संवत एरा। कब किया था? 57 BCE में, आफ्टर डिफीटिंग शकाज। शकाज को डिफीट करने के बाद उन्होंने ये कैलेंडर 57 BCE में शुरू किया था।
What inspired the paintings of अजंता? अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है वो किस चीज से इंस्पायर्ड है, उन पर जो पेंटिंग्स बनी हुई है? कंपैशनेट बुद्धा, राधा कृष्ण लीला की बनी है, जैन तीर्थंकरस के बारे में है, या महाभारत एनकाउंटर्स के बारे में है? किनका है? बुद्ध के बारे में है। महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं, लगभग 29 गुफाएं हैं सीक्वेंस में। टाइम पीरियड उनका सेकेंड बीसीई से शुरू होता है, उसके बाद एडी तक चलता है। पेंटिंग्स डिपिक्टिंग लाइफ ऑफ बुद्ध, जो जटाका स्टोरीज हैं बुद्ध की, वो सारी की सारी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर अंदर वे बनी हुई है। तो किससे इंस्पायर्ड है? बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? ज़ेज़स, अलेक्जेंडर, देयरिस फर्स्ट, या सेल्यूकस? कौन था इन सबसे पहले जो जिन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया? वो थे डेरियस फर्स्ट। कौन थे ये? एक्मेनिड एम्पायर के एक राजा थे, जिसे पर्शियन एम्पायर भी कहते हैं, जो आज का ईरान देश है वहां के थे। 518 बीसीई में इन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया था। साइरस, फाउंडर ऑफ एक्मेनिड एम्पायर, एक्मेनिड एम्पायर के या पर्शियन एम्पायर के जो फाउंडर थे, साइरस इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया इन 550 बीसी। दरियस से पहले साइरस जो इनके दादा थे वो भी आए थे, लेकिन वो सिर्फ कहाँ तक आए थे? साइरस ब्रिंग अंडर कंट्रोल ट्राइब्स लाइक गांधार, वो गांधार तक ही आ पाए थे। बिम्बिसार ऑफ हरेंका डायनेस्टी वाज द कंटेम्पररी ऑफ साइरस। ये जो साइरस थे, ये इनके टाइम पे उस वक्त मगध में कौन सी डायनेस्टी थी? हरेंका डायनेस्टी, और उस वक्त बिम्बिसार वहां पर राज कर रहे थे। उसके बाद पंजाब और सिंध जिन्होंने सबसे पहले अपने कंट्रोल में लिया था, जीता था, वो थे दरियस फर्स्ट, जो साइरस के ग्रैंडसन थे। साइरस कौन थे? एक्मेनिड एम्पायर के फाउंडर थे, और उनके जो पोते थे दरियस फर्स्ट, वो एक्चुअली में सबसे पहले आए थे इंडिया पर, पंजाब और सिंध तक जिन्होंने जीत लिया था। उसके बाद इसके जो बेटे थे, सन ऑफ दरियस, सेजेस, could not move ahead because of war with Greeks। उसके बाद पर्शियन और ग्रीक्स में आपस में युद्ध छिड़ गया था। ग्रीक्स के जो राजा थे उस वक्त, अलेक्जेंडर, जिनका जन्म यहाँ पर एक पेला नाम का स्टेट है, वहां पर अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था। इतना बड़ा ये था पर्शियन एम्पायर उससे पहले, जब तक अलेक्जेंडर ने विश्व अभियान अपना शुरू नहीं किया था तब तक। और ये रहा गांधार, इंडिया, यहाँ तक ही जो सबसे पहले फाउंडर थे साइरस, वो जीत पाए थे। उसके बाद इनका अलेक्जेंडर ने धीरे धीरे पूरा पूरा पर्शियन एम्पायर खत्म करके ग्रीक एम्पायर यहाँ पर स्थापित कर लिया था, और बाद में अलेक्जेंडर उसके बाद इंडिया तक आए थे। ठीक है। Which among the following is the oldest dynasty? अब इस तरीके के सीक्वेंस भी आते हैं कि इनमें से सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? मौर्य, गुप्ता, कुशन, या कण्व? इनका टाइम पीरियड देख के समझ में आएगा। मौर्य 321 बीसीई, कण्व 75 से 30 बीसी, कुशन 30 से 375 सीई, और गुप्ता 319 से 550 सीई। ये इनका सीक्वेंस है, पहले मौर्य, फिर कण्व, कुषाण और गुप्ता। मौर्य और गुप्ता सबसे बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी दोनों, एक 3rd सेंचुरी बीसीई में थी और एक 3rd सेंचुरी सीई में थी। उसके बीच की जो डायनेस्टीज आती हैं उन्हें पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज कहा जाता है। ये था मौर्य एम्पायर, इतना बड़ा। मौर्य एम्पायर जब खत्म हुआ, शुंग एम्पायर ने पुष्यमित्र शुंग जो इनके मिनिस्टर थे उन्होंने खत्म किया था। उसके बाद उन्होंने शुंग डायनेस्टी शुरू की, और बाद में यहीं पर जहां मौर्यन डायनेस्टी थी वहां पर अलग अलग डायनेस्टी शुरू हो गई। यहाँ पर शुंग, फिर यहाँ पर सातवाहन, और इधर जो अलेक्जेंडर के जाने के बाद जो बाकी उनके लोग बच गए थे, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण शुरू किया, और यहाँ पर बाद में ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम बनने शुरू हो गए थे। सातवाहन के बाद शुंग के बाद यहाँ पर मगध पर कण्व डायनेस्टी, इसका बहुत छोटा टाइम पीरियड था, ये इतनी जगह पर मगध पर पाटलिपुत्र में थी, इतना था। कण्व के बाद यहाँ पर आती है कुषाण डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहना अभी भी यहाँ पर है, और यहाँ आते हैं वेस्टर्न क्षत्रपास। बाद में आते हैं गुप्ताज, जिन्होंने कुशनाज यहाँ तक सीमित रह गए हैं।
वेस्टर्न क्षत्रपास अभी भी यहाँ पर है, यहाँ आते हैं वाकाटकास और यहाँ आते हैं ये गुप्ता एम्पायर। ठीक है, सीक्वेंस देखा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीवक चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड। तमिल का एक एपिक है जीवक चिंतामणि, वो इनमें से किस रिलीजन से एसोसिएटेड है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी? किससे एसोसिएटेड है? जैनिज्म से। ऑथर्ड बाय मदुरई जैन, बेस्ड जैन एजेटिक। मदुरई में एक जैन साधु थे तिरुत्तकेतवर, 10th सेंचुरी में उन्होंने ये जीवक चिंतामणि ये एपिक लिखा था। संगम लिटरेचर के 5 ऐसे बहुत ही ज्यादा फेमस एपिक्स हैं, उनमें से जीवक चिंतामणि एक आता है। एक इसके बारे में है, एक प्रिंस की स्टोरी है के बारे में है जो हर एक कलाओं में एक मास्टर था, एक परफेक्ट वॉरियर भी था, योद्धा भी था और उसके काफी सारी वाइफ्स थी। वेयर डिड लॉर्ड बुद्ध ब्रेथ हिज लास्ट? बुद्ध ने कहां पर अपना लास्ट ब्रेथ लिया, कहां पर उन्होंने अपने देह का त्याग किया था? कुशीनगर में। कुशीनगर में जहां पे बुद्ध ने अपने देह का त्याग किया था, उस इवेंट को महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। अष्ट महास्थान, और भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, बुद्ध के जीवन के और भी 8 जो जगह हैं होली प्लेसेस, उनको अष्ट महास्थान कहते हैं। लुम्बिनी जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस नेपाल में है ये। बुद्ध गया एनलाइटमेंट जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ जहां पर ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला संदेश सुनाया था, उस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं बुद्धिज्म में। श्रवस्ती जहां पर बुद्ध ने 24 चतुर्मास अपने जीवन के सबसे ज्यादा समय इस जगह पर बताए थे। संकास्य डिसेंडेड फ्रॉम हेवन आफ्टर डेथ, कहा जाता है कि यहीं से उन्होंने हेवन की यात्रा शुरू की थी अपना देह त्याग करने के बाद। राजगिर आफ्टर महाभिनिष्क्रमण, फर्स्ट गॉन राजगिर, अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले, इस इवेंट को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यहाँ उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कहाँ गए थे? ज्ञान प्राप्त होने के बाद राजगिर गए थे। वैशाली स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फ्रॉम अलार एंड उदाक, 8 महास्थान में से फिर आता है एक वैशाली, जहां पर अपना गृह त्याग करने के बाद बुद्ध ने सबसे पहले अपना अलार और उदाक को अपना गुरु चुना था और वहीं से उन्होंने अपना स्पिरिचुअल ट्रेनिंग उनसे शुरू की थी। Which among the following chronology is correct regarding the संवतास? ये 4 संवत है, गुप्ता, ग्रिगोरियन, हिजरी और शका। इनकी क्रोनोलॉजी इनमें से कौन सी है? शका, फिर गुप्ता, हिजरी और ग्रिगोरियन। अब इनके सीक्वेंस और टाइम पीरियड देखते हैं। शका हमने पहले देखा था क्वेश्चन में, कनिष्क ने शुरू किया था 78 एडी में। गुप्ता ने शुरू किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ये गुप्ता डायनेस्टी के तीसरे राजा हैं, 320 में इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने राजगद्दी संभाली थी इस साल में इसलिए। हिजरी कैलेंडर 622 में शुरू हुआ था। इस से जुड़ा इवेंट है कि मोहम्मद और उनके फॉलोवर्स मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे और वहां पर उन्होंने अपनी पहली मुस्लिम कम्युनिटी एस्टेब्लिश की थी, उम्मा, 622 एडी में। लास्ट है ग्रिगोरियन, 1582 एडी से शुरू हुआ था, नेम्ड आफ्टर पॉप ग्रिगोरी 13th। इसका नाम पॉप ग्रिगोरी के नाम पे पड़ा है, जिन्होंने ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था 1582 में, जो आज वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, ये कैलेंडर जो हम यूज करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर। Tenth question is, the home of Gargi, Maitri and Kapila was at विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र या मिथिला? ये स्कॉलर्स हैं एंशियंट टाइम्स के। गार्गी, मैत्री ये फीमेल्स हैं, कपिल ये मेल हैं। इनका जगह कौन सी थी? विदिशा थी, उज्जैन, पाटलिपुत्र या मिथिला? आज का प्रेजेंट बिहार में ये जगह है। गार्गी, इनके पिता का नाम वाचाकनवी 7th BCE इनका टाइम पीरियड माना जाता है। और ब्रह्मवादिनी, जो उस टाइम पे फीमेल जो स्कॉलर्स होती थी या जो ज्ञानी होती थी, वेद पाठ करती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। तो गार्गी और मैत्री ये दोनों ब्रह्मवादिनी थी। मैत्री 8th BCE में मानी जाती हैं। इनके बारे में ये है कि ये या तो याज्ञवल्क्य की वाइफ थी या फिर इन्होंने शायद कभी भी शादी नहीं की थी, ये क्लियर नहीं है।
कपिल 7th BCE में माने जाते हैं। ये सांख्य दर्शन के, जो हिंदुइज्म में अलग अलग फिलोसफीज है उसमें से एक सांख्य दर्शन भी है, उसके फाउंडर थे कपिल मुनि। Which area of India was known as Avantika in ancient times? अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड या मालवा, ये आज की जगह है। और अवंतिका एंशियंट टाइम्स में से इन कौन सी जगह का नाम था? मालवा। मालवा का जो पठार है वहां अवंतिका था। अब ये कौन से टाइम पीरियड में आता है? हम 16 महाजनपदास जो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं मौर्यन डायनेस्टी से पहले, उनमें आता है कि ये 16 महाजनपदास के एरिया। अब ये चार जो हैं वो देखेंगे, अवध जो आज है वो पहले कौशल था। रोहिलखंड का एरिया जो आज है वो उस वक्त पे पंचाल, नॉर्दर्न पंचाल, पंचाल दो हिस्सों में बटा था, साउदर्न और नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पंचाल। बुंदेलखंड जो आज है वो उस वक्त पे चेतिया या चेदी डायनेस्टी था। मालवा का जो पठार है आज, ये यहाँ आता है। तो अवंती या अवंतिका ये उस टाइम पे 16 महाजनपदास में से एक महाजनपद यहाँ पर आता था, मालवा के पठार पर। ठीक है। द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन्स वाज फेयरली इगैलिटेरियन। जो सोशल सिस्टम था हरप्पन्स का वो कैसा था? समतावादी था, स्लेव बेस्ड था, कलर बेस्ड था, वर्ण व्यवस्था उस वक्त थी, या कास्ट बेस्ड था? फेयरली इगैलिटेरियन। अब उनके रिटर्न तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं, पर जो चीजें मिलती हैं उनसे पता चलता है कि उस हरप्पन एक्सकेवेशंस में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि उस टाइम पे आर्मीज होती थी या किंग्स होते थे या स्लेव्स होते थे। तो इसलिए मतलब सब बराबर हुए, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। और वहां के जो जितने भी हाउसेस मिलते हैं, घर, स्ट्रीट प्लानिंग वगैरह, उनसे पता चलता है कि वो सारे के सारे लगभग एक ही साइज के थे। मतलब कोई बड़ा घर कोई छोटा घर जैसे आज होते हैं अमीर गरीब, वैसे नहीं थे। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि वो सब की सोसाइटी कैसी थी? फेयरली इगैलिटेरियन। Which of the following Vedas provides information about the civilization of early Vedic age? हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद आती है वैदिक एज। 500 सॉरी बीस, हाँ, बिफोर क्राइस्ट से शुरू होती है। तो 500 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो 500 BCE में खत्म होती है। लेटर वैदिक पीरियड 1100 से 500 BCE आता है। और अर्लिक वैदिक पीरियड है वो 1500 से 1200, जब हरप्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। 2500 से 1500 लगभग, 1500 या 1700 लास्ट जो फेज था हरप्पा का। उसके बाद वैदिक एज शुरू हुई थी। पहला जो वेद माना जाता है जो रचा गया था उसका टाइम पीरियड ये है, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद के जो 3 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इनका जो कंपोज टाइम है, उनके लिखे जाने का टाइम पीरियड है वो बाद का है। तो इतना 1500 और 1200 और से 1100 500 ये बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। इस टाइम पे दोनों अलग अलग सोसाइटीज थी। और इनफे में जो ऋग्वेद में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सोसाइटी के बारे में, और बाकी के जो 3 वेदों में इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काफी अलग अलग है। इसलिए इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो इन्फॉर्मेशन देता है वो ऋग्वेद, और लेटर वैदिक पीरियड का जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बाकी के 3 वेद देते हैं, यजुर, साम और अथर्व। The university which became famous in the post-Gupta era was। एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, उसमें से गुप्ता एरा जो 3rd से 4th सेंचुरी में था, वो उस टाइम पे उसके बाद जो यूनिवर्सिटी थी जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो कौन सी थी? कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? नालंदा। अब नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में, आज का जो बिहार है वहां है। तो गुप्ता एम्पायर भी कहाँ था? बिहार का ही वहीं पे सेंटर था और वहीं पे के आसपास थी। उसका नालंदा यूनिवर्सिटी का जो टाइम पीरियड 427 है, यही गुप्ता पीरियड का भी था। तो उसी के बाद ये यूनिवर्सिटी फेमस हुई थी। और कब तक रही थी? 1197 तक। तक्षशिला यूनिवर्सिटी किस टाइम पीरियड में थी? गांधार जो आज का
पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो एरिया है वहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। इसका टाइम पीरियड 5th सेंचुरी BCE था, यानी कि ये किस टाइम पीरियड पे थी? मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में थी। वल्लभ यूनिवर्सिटी, जो हम वल्लभी यूनिवर्सिटी देखते हैं, ये सौराष्ट्र, आज के गुजरात में थी। वहां पर तो गुप्ता एम्पायर था नहीं। और ये वल्लभी यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड है 6th to 12th सेंचुरी। बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्पेरर? बाणभट्ट कवि थे संस्कृत के, वो किस राजा के कोर्ट पोइट थे? विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क? हर्षवर्धन के। 7th सेंचुरी के संस्कृत प्रोज राइटर हैं। अस्थान कवि भी इन्हें कहा जाता है। किंग हर्षवर्धन के कोर्ट में ये अस्थान कवि थे। इनकी 4 रचनाएं हर्षचरित, जो राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर है, कादम्बरी और चंडिकाष्टक और पार्वती प्रणय, ये 4 इनकी इंपॉर्टेंट लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वाज? इंडियन नेवी ऐसे तो गुप्ता एम्पायर में भी थी, पर वो उस टाइम पे इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वो सिर्फ खुद को डिफेंस करने के लिए या फिर बहुत ही छोटे लेवल पर थी। जो बहुत ही बड़े लेवल पर अच्छे से जो इंडियन नेवी को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था, वो कौन से राजा थे? फर्स्ट इंडियन रूलर, राजाराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज या कुलोत्तुंग? राजराजा चोला फर्स्ट created powerful navy which achieved greater success under his son राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला इनके बेटे थे, उन्होंने और भी ज्यादा इसको पावरफुल बनाया था, लेकिन स्टेब्लिश किसने किया था? राजराजा चोला फर्स्ट ने। इन्होंने मालदीव्स के आसपास के लगभग 1200 आइलैंड्स को कॉन्क्वेर कर लिया था, और बाद में इसी नेवी ने लंका पर भी इन्वेजन करने में सक्सेस पाई थी। Which statement on the Harappan civilization is correct? हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में कौन सी जो लाइन है इनमें से करेक्ट है? फर्स्ट है, horse sacrifice was known to them. अश्व जो होते थे, सेक्रीफाइस, अश्वमेध यज्ञ, ये कब शुरू हुए थे? ऋग्वेद टाइम पीरियड के आसपास उनके बारे में इनमें लिखा हुआ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में ऋग्वेदिक सोसाइटी में लिखा हुआ है। तो हरप्पा सिविलाइजेशन में इनके बारे में हमको कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है कि ये उस टाइम पे होते थे। काउ वाज सेक्रेड टू देम, ये भी ऋग्वेदिक सोसाइटी में मिलता है, लेकिन हरप्पा सोसाइटी में इनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम। पशुपति ये सही है, लेकिन सिर्फ पशुपति ही की ही पूजा नहीं करते थे हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग, वे देवी की भी पूजा करते थे और नेचर की भी पूजा करते थे। द कल्चर वॉज जनरली नॉट स्टैटिक, उनका जो कल्चर था वो स्थिर नहीं था। ये राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि जो पॉटरीज मिलती हैं हरप्पा सिविलाइजेशन की, वो उनमें लगभग बार बार उनमें एवोल्यूशनरी जो ट्रेंड चलता जाता है, चेंजेस होते जाते हैं, वो दिखाई देते हैं। हरप्पा सिविलाइजेशन के 3 स्टेजेस आते हैं, प्री हरप्पा, मैच्योर हरप्पा और बाद में पोस्ट हरप्पा, जब हरप्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। तो ये हर एक स्टेज में अलग अलग टाइप की पॉटरीज और आर्ट देखने को मिलती है। और सेम ऐसे ही कि जो ये कल्चर था वो एक ही बार में तुरंत ही खत्म नहीं हो गया था, इसको बनने में, मैच्योर फेज में और फिर डिक्लाइन होने में बहुत लंबा टाइम चला गया था। और उस टाइम में भी ये जब भी डिके हो रही थी ये सिविलाइजेशन, तब भी उस टाइम पे भी यहाँ की जो आर्ट और पॉटरी और जो कल्चर था, उन सब वो बार बार बदलता था, खुद को रिवाइव करता था, जो मिली है वहां पर चीजें, और वापस फिर पुराने जो फेज है, पहले जो पॉटरीज यूज होती थी, उनमें नए नए चेंज होने शुरू होते हैं। और सेम वैसे जब नेक्स्ट ऋग्वेदिक सोसाइटी धीरे धीरे आना शुरू होती है, उस टाइम पे भी खत्म होते होते भी उनकी जो पॉटरीज और जो आर्ट है, क्राफ्ट है, उनमें चेंज धीरे धीरे दिखाई देता शुरू होता है।
इसके लिए। 18th क्वेश्चन है द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन वॉज। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से जो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभ? ऋषभ फाउंडेड इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ऋषभ जब वो राजा थे जिन्होंने इक्ष्वाकु डायनेस्टी की स्थापना की थी और इन्होंने बाद में जैनिज्म के ये फर्स्ट तीर्थंकर बने थे। इन्हें फर्स्ट तीर्थंकर थे इसलिए इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। मेंशन्ड इन भागवत पुराण एज एन इंकारनेशन ऑफ विष्णु। भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। 24 तीर्थंकर जैनिज्म के हैं तो 24th लास्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, महावीर। 19th क्वेश्चन पे आता है द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपन्ड बाय कनिष्का, अशोका, हर्ष या फाहियान? देखिए ये था सिल्क रूट जो एशिया को, चाइना को और यूरोप को आपस में जोड़ता था। ये सारी की सारी लाइनें ये किस ये चाइना से लेके वहां जाता है, तो इंडिया से जो ये रूट है ये वाला, ये किस राजा ने जोड़ा था सिल्क रूट से? तो आपको पता है कि इस वाले एरिया में कनिष्क डायनेस्टी थी जब सिल्क रूट बना था। सिल्क रूट कनेक्टेड एशिया एंड यूरोपियन वर्ल्ड एंड नॉर्थ अफ्रीका। सिल्क रोड ये 6500 किलोमीटर्स लंबा है। गेट्स इट्स नेम फ्रॉम चाइनीज सिल्क ट्रेड। चाइनीज सिल्क जो ट्रेड था उससे इस रूट का नाम पड़ा था। बिगिन ड्यूरिंग हैन डायनेस्टी। चाइना में उस वक्त 206 BCE में हैन डायनेस्टी थी, उस टाइम पे ये सिल्क रूट शुरू हुआ था। और उस टाइम पे इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी? कुशन एम्पायर। तो कुशन एम्पायर के जो राजा थे कनिष्क, उन्होंने इंडिया को इस रूट से जोड़ा था। द कुशन एम्पायर इंकॉर्पोरेटेड समरकंद, बुखारा एंड फरगना बॉर्डरिंग ऑन द सिल्क रूट टाउन्स ऑफ काशगर, यरकंद एंड खोतान। ये काशगर, खोतान, समरकंद, बुखारा, इन जो इम्पोर्टेंट टाउन आते थे सिल्क रोड पे, इनसे बाद में कनिष्क ने इंडिया को इन टाउन से जोड़ा था और सिल्क रोड से जोड़ दिया था। लास्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज। वेदा में जो मैथमेटिक्स इंफॉर्मेशन मिलती है वो किस में आती है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुल्व सूत्र या चांडोक्य उपनिषद। जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वेदास का, वो इनमें से किस में किसे कहा जाता है? उसको सुल्व सूत्र, नाम से ही हमें पता चलता है सुलभ सूत्र, मैथमेटिक्स जैसा नाम मिलता है। सुल्व सूत्र आर टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द स्त्रोत रिचुअल एंड कंटेनिंग ज्योमेट्री रिलेटेड टू फायर अल्टर कंस्ट्रक्शन। स्त्रोत सूत्रों का एक पार्ट होते हैं सुल्व सूत्र, जो ज्योमेट्री मैथमेटिक्स जो उनमें लिखी गई है वो उस वक्त के जो हवन यज्ञ थे उनको बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन था उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन उनमें मिलती है। पार्ट ऑफ लार्जर कॉर्पस टेक्स्ट कॉल्ड श्रोत सूत्र अपेंडिसेस टू द वेदास। वेदा के 6 अंग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें से जो ये अंग है कल्प, इसके अंदर ही श्रोत सूत्र आते हैं। श्रोत सूत्र के अंदर आता है सुल्व सूत्र। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। 4 मेजर सुलभ सूत्र या सुलभ या सुल्भ सूत्र, इन्हें दोनों कहा जाता है। 4 मेजर सुलभ सूत्र कंपोज बाय बुद्धायन, मानव, अपस्थामा और कात्यायन। किन्होंने लिखे हैं? इनमें से और भी नाम है। जो मेजर 4 सूत्र हैं उनके रचयिता बुद्धायन, मानव, अपस्थामा और कात्यायन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस हम करते हैं। बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर आऊंगी मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री पर भी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पिछले साल आ चुके हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी संभावना है आते रहने की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते, बाय बाय।